हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एम म्यूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ओल्ड पेपर्स में आए हैं। ठीक है, 2018 के पेपर में जो आए हैं और 2015 के पेपर में जो जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आने वाली है और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली एलटी ग्रेड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, टीजीटी की भी वैकेंसी अभी जल्दी ही आने वाली है, सो आई विल गिव यू सजेशन कि आप सभी फॉर्म ज़रूर भरना। ओके, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते ज़्यादा। क्वेश्चन इसमें हम करेंगे 15-10-20 क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो कि पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आदि स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है। आदि स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है। वादी स्वर के नाम से जाना जाता है, संवादी स्वर के नाम से जाना जाता है, स्वयंभू स्वर के बारे में स्वर के नाम से जाना जाता है या अनुवादी स्वर के नाम से जाना जाता है। आधि स्वर जो होते हैं, आधि स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको इसका जवाब देना है कि किस नाम से इसको जाना जाता है। स्वयंभू स्वर से जाना जाता है। ओके, स्वयंभू स्वर बोला जाता है, इसको वादी स्वर बोला जाता है, संवादी स्वर बोला जाता है या फिर अनुवादी स्वर बोला जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई स्वर कौन सा प्ले कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें आवृत्ति, उसकी जो ध्वनि है हमें किसी और स्वर की सुनाई देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वयंभू स्वर बोलते हैं। स्वयंभू स्वर उसको बोला जाता है क्योंकि उसमें किसी और स्वर का साउंड भी हमें सुनाई देता है जो अपने आप ही उत्पन्न होता है, इसलिए उसको बोला जाता है स्वयंभू स्वर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डागर बंधु जो है वो किस गायन शैली से संबंधित है। डागर बंधु जो है वो किस गायन शैली से संबंधित है? ध्रुपद से हैं, ठुमरी से हैं, धमार से हैं या फिर ख्याल से हैं। डागर बंधु जो है वो किस नाम से किस गायकी के नाम से प्रसिद्ध हैं, मतलब किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, टप्पा के लिए प्रसिद्ध, ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? देखो, डागर बानी, ये जो डागर बानी होती है, नोहार बानी होती है, ये सारी बानियाँ जो होती है किससे रिलेटेड होती है? ये सारी बानियाँ जो होती है ये ध्रुपद से रिलेटेड होती है। आप सभी को पता है 4 बानियाँ होती है ध्रुपद में, ये चारों बानियाँ जो होती है ध्रुपद से रिलेटेड होती है। तो डागर की बानी है एक, तो डागर जब नाम शो हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ध्रुपद की बात हो रही है, ये ध्रुपद गायकी से ही बिलोंग करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डागर इट्स मीन कि ध्रुपद की बात हो रही है। डागर बानी जो होती है, नोहार बानी होती है, खंडार बानी होती हैं, 4 प्रकार की बानियाँ होती हैं और ये चारों बानियाँ किससे रिलेट होती है? ये ध्रुपद से रिलेटेड होती है। तो डागर बंधु जो है वो किससे रिलेटेड है? ध्रुपद से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रणव भारती के लेखक कौन है? प्रणव भारती के लेखक कौन है? आचार्य बृहस्पति, अमीर खुसरो, ओमकारनाथ ठाकुर या विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये ऑप्शंस मैं अपने आप से दे रही हूँ आपको, हमें तो सिर्फ सही आंसर से मतलब है, ऑप्शन चाहे कोई भी हो। ठीक है, प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य बृहस्पति, ओमकारनाथ ठाकुर, अमीर खुसरो या फिर 4th नंबर पे हमारा है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। कौन से पर्सन हैं जो प्रणव भारती नाम से जिनका ग्रंथ आया है? देखो, प्रणव उपनाम से भी कई बार ओमकारनाथ ठाकुर जी को जाना ही जाता है, प्रणव उपनाम से। तो ओमकारनाथ ठाकुर की अगर हम बात करें तो प्रणव भारती ग्रंथ हम किसका देखने को मिलेगा हमें? ओमकारनाथ ठाकुर जी का। ओके, ओमकारनाथ ठाकुर जी की जीवनी है हमारे उसमें एलटी ग्रेड में, तो आपको ओमकारनाथ ठाकुर जी पर भी फोकस करना है, थोड़ा सा उन पर भी ध्यान देना है। ओमकारनाथ ठाकुर जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी श्रुतियाँ कौन सी होती हैं? लघु लीमा कोमा होती है, उनकी श्रुतियों के नाम जो होते हैं लघु लीमा कोमा होते हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा,
सर्वप्रथम संगीत विद्या से संबंधित वेद कौन सा है? सर्वप्रथम संगीत विद्या से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? ऋग्वेद है क्या, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर लास्ट में आता है सामवेद? कौन सा वेद जो है वो संगीत से संबंधित है? ये क्वेश्चन कहाँ से आया है हमारा? प्राचीन भारत का इतिहास। ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। ओके, वैदिक काल का भी अगर बात करें तो वैदिक काल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, स्वरों से रिलेटेड बन सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आया है प्राचीन भारत का इतिहास से आया है, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या होता था, सामवेद जो था वो पूरा संगीत का ग्रंथ वेद माना जाता है पूरा ही। उस टाइम पर कितने स्वर हुआ करते थे? अगर हम बात करें 3 स्वर हुआ करते थे। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3 प्रकार के स्वर होते थे। और उसमें क्या होता था उस टाइम पर, अगर हम देखें स्वरों का क्रम कैसे चलता था, अवरोही क्रम में चलता था। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ग रे सा, इस तरीके से साउंड होता था इसका, यानी कि उल्टा करके चलता था। ग रे सा अवरोही क्रम में चलता था। 3 ही नोट होते थे। कौन से होते थे? ग रे सा। अगर हम नोट की बात करें तो 3 नोट होते थे, जबकि वैदिक काल में क्या होता था? 7 होते थे। वैदिक काल तक आते आते 7 नोट हो गए थे। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार है ना। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार। और इसका क्रम कैसे चलता था? उल्टा चलता था, बैक चलता था। मागा रेसा नीधा पा। ओके, अतिस्वार। अगर हम स्वर की बात करें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि षडज जो है वो कौन सा स्वर माना जाएगा, प्राचीन काल के अनुसार जो षडज है वो कौन सा वाला स्वर माना जाएगा? प्राचीन काल के अनुसार अगर हम बात करें तो षडज जो है वो कौन सा नोट माना जाएगा? मतलब कि वैदिक काल के अनुसार अगर कंपेरिजन रहे तो, क्योंकि आपको पता है कृष्ट कौन सा होता था? मध्यम होता था। प्रथम कौन सा होता था? गंधार होता था। द्वितीय कौन सा होता था? ऋषभ होता था। और चतुर्थ कौन सा हुआ? षडज हुआ। ठीक है, चतुर्थ जो स्वर माना जाता था वो षडज माना जाता था। लेकिन आज वर्तमान की बात हम करें, आधुनिक काल की बात हम करें तो चतुर्थ अगर हम देखें कौन सा नोट आता है हमारा? मध्यम आता है। उस टाइम पे मध्यम जो था वो फर्स्ट नोट ही था, मतलब उल्टा क्रम चलता था। मागा रेसा नीधा पा, इस तरीके से वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा क्रम चलता था। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो सामवेद ही होगा। सामवेद जो है पूरा संगीत से रिलेटेड है। सामवेद ग्रंथ जो है, सॉरी वेद जो है ना। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। भरत की चौथी सारणा में पंचम जो था वो किस श्रुति पर स्थापित था? भरत की सारणा में पंचम जो था वो किस श्रुति पर स्थापित था? 12वीं पर था, 15वीं पर था, 17वीं पर था या फिर 13 पर था? 12 पर था, 15 पर था, 17 पर था या फिर 13 पर था? ऑप्शन है आपके 12, 15, 17 या फिर 13। आपको पता है भरत ने सारणा को कितनी बार उतारा है? 4 टाइम। 4 टाइम उतारा। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने उतारा था उस टाइम पे उनको कौन सा नोट मिला था? जस्ट प्रमाण श्रुति। क्यों था? क्योंकि हमने एक उतारा उसको तो वो पंचम किस पे आ गया था? 16 पे आ गया था, जिसको हम प्रमाण श्रुति का नाम देते हैं। क्वेश्चन हो जाता है कि प्रमाण श्रुति का उल्लेख सबसे पहले किया किसने है? आप जानते हो भरत ने किया है। अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथ में हमें प्रमाण श्रुति की जानकारी मिलती है तो नाट्य शास्त्र में मिलती है। ओके, और प्रमाण श्रुति का संबंध किस स्वर से है तो आपको पता होना चाहिए पंचम से है, क्योंकि पंचम ही 16 पर आ गया था। दैट्स व्हाई वी कॉल द प्रमाण श्रुति। ओके, और उसके बाद जब दूसरी बार उतारा, तीसरी बार उतारा और 4th टाइम उतारा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 13 आएगा। 13 पर था उस टाइम पे। षडज जो था 13 श्रुति पर स्थापित किया गया था, 13 पर। ओके, 4th सारणा में पंचम जो है अगर काउंट करें तो 13 पर आता है। ओके, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल था? कौन से स्वर के इक्वल हमें षडज मिला था? तो आपको याद होना चाहिए निषाद के इक्वल हमें षडज मिला था, क्योंकि 22 पर अगर हम मैच करें, हम बैक आते हैं तो वहाँ पर हम 22 लिख देते हैं, क्योंकि वो जो हमारा षडज मिला था उस टाइम पे हमें, वो हमें निषाद के इक्वल मिला था। लेकिन वो श्रुति कौन सी स्थापित किया था? तो 13 आएगा इसका आंसर। ओके, अगर आप ये चीज़ें सारी डिटेल से समझना चाहते हो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो आप हमारे कोर्स परचेस कर सकते हो, जिसमें हम आपको ओल्ड पेपर्स भी देंगे, जिससे रिलेटेड आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा,
रसिया जो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये है लोकगीत से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि रसिया जो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? ब्रजभूमि में गाया जाता है, हिमाचल में गाया जाता है, बिहार में गाया जाता है या गुजरात में गाया जाता है? ब्रजभूमि में गाया जाता है, हिमाचल में गाया जाता है, बिहार में गाया जाता है या फिर गुजरात में गाया जाता है? देखो रसिया आप नाम से ही आइडिया लगा दोगे, हिमाचल की तो ऐसे कोई बात ही नहीं है, हिमाचल में बरलाज आ जाता है ना। बरलाज जो है वो हिमाचल का माना जाता है। तो रसिया जो अगर हम देखें तो किस चीज़ से आएगा रिलेट? ब्रजभूमि से। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ब्रजभूमि। ओके, ब्रजभूमि से रिलेट है रसिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामामात्य के विकृत स्वरों की संख्या कितनी थी? कितनी है मतलब रामामात्य के विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 15 है, 17 है, 7 है या 5 है? 15 है, 17 है, 7 है या फिर 5 है? रामामात्य के विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 15 है, 17 है, 7 है या फिर 5 है? 15, 17, 7 या फिर 5? रामामात्य के विकृत स्वरों की संख्या पूछी जा रही है, इसमें कितनी है? कौन कौन से हैं रामामात्य के विकृत स्वर? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 है। ठीक है, इनके विकृत स्वर जो है वो 7 माने जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरत के अनुसार सा मा पा इन तीनों में कितनी श्रुतियों का अंतर है? भरत के अनुसार षडज, मध्यम और पंचम में कितनी श्रुतियों का अंतर है? 8 से 12 है क्या? ऑप्शन बी 9 से 12, ऑप्शन सी 9 से 13 या ऑप्शन डी 9 से 14? कितनी श्रुतियों का डिफरेंस है षडज, मध्यम और पंचम में? ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि वादी संवादी स्वरों के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि कितना डिफरेंस होता है वादी और संवादी स्वरों में। 9 और 13 का होता है, जबकि शारंग देव जी जो थे उन्होंने 8 और 12 का माना था। ओके, शारंग देव जी ने वादी संवादी स्वरों में जो डिफरेंस माना था वो 8 और 12 का माना था, जबकि जो और आर्टिस्ट आते हैं उन्होंने 9 और 13 का माना था। तो इसमें भी अगर देखें कि षडज, मध्यम और जो पंचम है उसमें हमें कितनी श्रुतियों का डिफरेंस देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 9 से 13। ठीक है, 9 से 13 श्रुतियों का अंतर हमें इसमें देखने को मिलता है। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 9 से 13 श्रुतियों का अंतर होता है षडज, मध्यम और पंचम में। षडज, मध्यम, पंचम के लिए एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ये कैसा स्वर होते हैं? पंचम जो है अचल स्वर माना जाता है, षडज भी अचल स्वर माना जाता है, सा पा, है ना। मध्यम जो होता है उसके तो काफ़ी सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। मध्यम को हम तीव्र भी बोलते हैं, मध्यम को हम अविनाशी स्वर भी बोलते हैं, मध्यम को हम अविलोपी स्वर भी बोलते हैं, मध्यम को अविभाज्य स्वर भी बोला जाता है और मध्यम को अथर्वदर्शक स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, 4 नाम आते हैं मध्यम के, अविनाशी, अविभाज्य, ठीक है, अथर्वदर्शक और अविलोपी। मध्यम को, ये मध्यम के 4 नाम है। पंचम का नाम तो आपको मैंने बता ही दिया, प्रमाण श्रुति आ जाता है पंचम का नाम। षडज का और पंचम का और नाम क्या आ जाता है? षडज को हम क्या बोलते हैं? अचल स्वर बोलते हैं, बिकॉज यू कांट मूव टू दैट नोट। षडज को अचल स्वर बोला जाता है। उसके अलावा अगर ऋषभ की बात करें तो ऋषभ कैसा नोट आता है? विकृत स्वर होता है ऋषभ। ऋषभ को हम विकृत स्वर बोल देंगे। गंधार को विकृत स्वर, धैवत को भी विकृत स्वर या फिर कोमल स्वर बोल देंगे। मध्यम को तीव्र स्वर भी बोला जाता है। तीव्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो और नोट के अकॉर्डिंग मध्यम से अपने शुद्ध स्वर से चढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसको तीव्र स्वर बोला जाता है। ओके, तीव्र का मतलब भी यही होता है कि जब कोई भी नोट एक श्रुति चढ़ता है तो उसको तीव्र बोला जाता है। 2 चढ़े तो तीव्रतम बोला जाता है, 3 चढ़ता है तो तीव्रतम तर बोला जाता है। ओके, इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग नाम स्वरों के देखने को मिलते हैं कि एक श्रुति अगर चढ़े तो उसे क्या बोलते हैं, 2 श्रुति चढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, 3 श्रुति चढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। एक श्रुति चढ़ने पर हम तीव्र बोलते हैं, 2 श्रुति चढ़े तो उसको तीव्रतर बोलते हैं, 3 श्रुति चढ़ने पर तीव्रतम बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऐसे अलग अलग इनके नाम आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संदर्भ में स्वस्थान नियम का वर्णन किया गया है? किस संदर्भ में स्वस्थान नियम का वर्णन किया गया है? प्रबंध के लिए किया गया है, ध्रुपद के लिए किया गया है,
रूप का लाप्ति के लिए किया गया है या फिर ठुमरी के लिए किया गया है? स्वस्थान नियम का वर्णन किसके लिए किया गया है? ध्रुपद के लिए किया गया, प्रबंध के लिए किया गया है, ध्रुपद के लिए किया गया है, आलाप्ति के लिए किया गया है या ठुमरी के लिए किया गया है? इन तीनों में से क्या क्वेश्चन सही होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको पता है आलाप के प्रकार आते हैं रूप का आलाप्ति। रूप का आलाप्ति जो है वो किससे संबंधित है? आलाप्ति से। ठीक है। स्वस्थान नियम स्वस्थान जो है वो रूप का आलाप्ति से संबंधित है। इन चीज़ों को आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स परचेस कर सकते हो। उसमें हम आलाप कैसे निकालते हैं, कौन से आलाप किस प्रकार से बोले जाते हैं, सब कुछ आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। ओके, रूप का आलाप्ति इसलिए उसको बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो इसमें स्वस्थान का जो संबंध होगा वो किससे होगा? रूप का लाप्ति से होगा। रूप का लाप्ति से होगा। स्वस्थान का जो संबंध होगा वो रूप का लाप्ति से होगा। उसके अलावा ठुमरी के लिए क्या क्वेश्चन बनता है? ठुमरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, बोल बनाव की ठुमरी और बोल बाट की ठुमरी। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग। और प्रबंध की तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। प्रबंध के 6 अंग होते हैं, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठताल, है ना। उसके धातु होते हैं उद्ग्राद, रूप, मेलापा का भोग। तो प्रबंध जो है वो निबद्ध गान के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि आलाप जो है वो अनिबद्ध गान के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि प्रबंध होता है जो मतलब उसको हम निबद्ध गान के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि उसको ताल में बंधा हुआ माना जाता है। प्राचीन काल में प्रबंध होता था, लेकिन आज प्रबंध हम किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। ठुमरी को बोल दिया, ख्याल को बोल दिया, ध्रुपद को बोल दिया, तराना को बोल दिया, इन सब को हम क्या बोलेंगे? प्रबंध बोलेंगे। क्योंकि प्रबंध जो है वो ताल में बंधा होता है। ख्याल किस में बंधा होता है? ताल में बंधा है। ठुमरी ताल में बंधी होती है। और ध्रुपद, प्रबंध, ठुमरी, ख्याल ये सब किस में बंधे होते हैं? सारे ताल में बंधे होते हैं। इसलिए इनको आज का हम प्रबंध बोल सकते हैं। लेकिन आधुनिक काल में हम ऐसा कोई कुछ नहीं बोलते कि आपको प्रबंध गाना है, ऐसा नहीं बोलते। अगर आपको ख्याल गाना है तो आपको ख्याल के लिए बोला जाएगा। आप तराना गाओगे तो आप सीधा ये बोलोगे मुझे तराना गाना है या मुझे ध्रुपद गाना है। लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो होती थी वो प्रबंध के अंतर्गत आती थी। और प्रबंध जो है वो कौन सा गान माना जाएगा? निबद्ध गान माना जाएगा, जबकि आलाप जो है वो अनिबद्ध गान माना जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है। इनमें से आपको बताना है कि ग्वालियर घराने से संबंधित कौन है। ये सारे क्वेश्चन ओल्ड पेपर्स में से आए हुए हैं, उसी में से मैंने आपके सामने रखे हैं कि इनमें से आपको बताना है ग्वालियर घराने से कौन माने जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अमीर खुसरो, दूसरा है गग्गे खुदाबख्श, तीसरा है नन्हे खां, चौथा है विनायक राव पटवर्धन। ये ग्वालियर घराने से बताना है आपको कौन से माने जाते हैं। इन चारों में से कौन से ग्वालियर घराने से संबंधित है? देखो अमीर खुसरो तो है ही नहीं, ठीक है, अमीर खुसरो तो वैसे ही कट हो जाएगा। उसके अलावा नन्हे खां भी नहीं है। ओके, गग्गे खुदा बख्श तो आपको पता ही आगरा घराने से हैं, अन्वेषक माने जाते हैं आगरा घराने के। बचा कौन? विनायक राव पटवर्धन। तो किसको बोलेंगे हम? विनायक राव पटवर्धन जो है ये किस घराने से रिलेटेड है? ग्वालियर घराने से रिलेटेड है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर भी यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीपचंदी ताल में प्राय क्या गाया जाता है? धमार गाया जाता है, ध्रुपद गाया जाता है, ठुमरी गाई जाती है या फिर ख्याल गाया जाता है? दीपचंदी ताल में प्राय क्या गाया जाता है? ध्रुपद गाया जाता है, ख्याल गाया जाता है, ठुमरी गाई जाती है या फिर तराना गाया जाता है? ध्रुपद गाया जाता है, ख्याल गाया जाता है, ठुमरी गाया जाती है, तराना गाया जाता है। दीपचंदी देखो 14 बीट की ताल होती है और ये जो होती है ज़्यादातर किस में गाई जाती है? दीपचंदी के लिए गाई जाती है। दीपचंदी के लिए ठुमरी के लिए ज़्यादा फेमस होती है। दीपचंदी ताल जो होती है 14 बीट की होती है। तो इसको किसके लिए ज़्यादा फेमस माना जाता है? ठुमरी के लिए। तो ठुमरी क्वेश्चन हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो ठुमरी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रमाण श्रुति का उल्लेख करने वाले कौन थे? प्रमाण श्रुति का उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बृहदेशी माना जाता है, नाट्य शास्त्र माना जाता है, संगीत परिजात माना जाता है या संगीत मकरंद माना जाता है?
वृद्धदेशी माना जाता है, नाट्य शास्त्र माना जाता है, संगीत परिजात माना जाता है या संगीत मकरंद? इनमें से कौन सा आंसर जो होगा वो राइट होगा? देखो, प्रमाण श्रुति की हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको बताया था कि पंचम से संबंध होता है प्रमाण श्रुति का, और सबसे पहले जब भरत ने सारणा को उतारा था, सबसे पहले उनको प्रमाण श्रुति मिला था, क्योंकि प्रमाण श्रुति में पंचम जो है वो 16 पर आ गया था, जिस वजह से उसको प्रमाण श्रुति नाम दिया गया था। और प्रमाण श्रुति का अगर संबंध देखिए हम पंचम से आता है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। सबसे पहले किसने बताया है इसके बारे में? भरत ने बताया है। और किस ग्रंथ में हमें इसकी जानकारी मिलती है? तो नाट्य शास्त्र में मिलती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप इस LT ग्रेड की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।